नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अभी मैंने यहां पर बोर्ड पे क्या लिखा है, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। बहुत ही जायज़ सवाल है। अक्सर मेरे व्यूअर्स मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि सर, अगर हमारा पार्टीशन सूट कोर्ट में चल रहा है या हमें पार्टीशन सूट कोर्ट में करना है संपत्ति के बंटवारा के लिए, तो यह संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। सबसे बड़ा प्रश्न, वो क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी जिससे कि हमारे जो संपत्ति का बंटवारा है वह सही तरीके से हो जाए। देखिए दोस्तों, निश्चित तौर पे है कि अगर कोर्ट की बात है तो यहाँ पर हर प्रक्रिया के लिए एक कानून है। तो सबसे पहले अगर आपको संपत्ति का बंटवारा करना है तो किन संपत्ति का बंटवारा होता है ये आपको जानना होगा। देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, तो वो प्रॉपर्टी होगी आपकी, ऐसे समझिए, प्रॉपर्टी जो होगी, किस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी होगी। पहली प्रॉपर्टी है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक नंबर ही होगा, 2 नंबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब कहेंगे सर ये जॉइंट प्रॉपर्टी क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है, क्या अंतर है कि नहीं। बिल्कुल बताऊंगा, दोनों में अंतर है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ये हो गई कि एक तो संपत्ति है जो आपको पूर्वजों से मिलती आ रही, दादा परदादा की संपत्ति हो गई, आपके दादा की संपत्ति पिताजी को मिली, पिताजी से फिर आपको मिली, यह हो गई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जिसे आप पुश्तैनी कहते हैं ना, पुश्तैनी कहते हैं ना, पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी हो गई, ये पुश्तैनी हो गई, ठीक है, पूर्वजों की जो ज़मीन होती है। और जॉइंट फैमिली है कि दादा परदादा से तो मिली ही है, अब क्या है कि 3-4 भाई एक साथ है, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये तीनों भाई एक साथ हैं, साथ में कोई कारोबार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी है, सब अभी बंटवारा नहीं हुआ, एक साथ रहते हैं। तो उस वक्त जो संपत्ति खरीदी गई हो वह माना जाता है कि फैमिली अभी जॉइंट में है, एक साथ रह रही है, साथ में भोजन पानी खाना पीना हर चीज़ साथ में है, तो वह माना जाता है कि वह जो संपत्ति खरीदी गई है वह खरीदी गई है अविभाजित जो परिवार है, ठीक है, उसकी संपत्ति है वो, यानी कि जॉइंट फैमिली। जॉइंट का मतलब कि एक साथ, यानी अभी उसका विभाजन नहीं हुआ है, अविभाजित पारिवारिक संपत्ति, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का आपको बंटवारा कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जॉइंट फैमिली में मान लीजिए कोई सेल डीड हुआ है, भाई जॉइंट फैमिली के बेनिफिट के लिए खरीदा गया है, होता है, पहले के समय में होता था कि कोई ज़मीन खरीद लेते थे और कहते थे कल को पढ़ाई के लिए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या शादी विवाह के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी ज़मीन को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी से शादी विवाह या जो अन्य जो कर्मकांड होते हैं उसमें उस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यह 2 चीज़ हो गई। तो किन प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वो पहले आप समझ लीजिए, वह प्रॉपर्टी है आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा आपको, यह चैनल आप सभी का है, आप जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आप सभी का यह चैनल है। चैनल का नाम भी मैंने जो रखा है बहुत ही एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लॉकुल। लॉकुल जो यूट्यूब चैनल है ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल के जुड़े हुए जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी के सवाल को मैं लेता हूं और उनके हर संभव सवाल का जो है मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। जो भी उनके सवाल होते हैं उसका मैं जवाब देने का हर संभव प्रयास करता हूं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन होगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह होगा कि कभी भी मैं कोई वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूं तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर एक बेल आइकन दिया होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, घंटी बनी होती है उसको भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कोई सवाल आपके मन में हो, चाहे ज़मीनी विवाद को लेके या क्रिमिनल केस को लेके, तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह तो हो गया
कि किस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, यह तो हमने समझ लिया। एक एक प्रोसेस बताऊंगा, कोर्ट में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप मुकदमा जीतेंगे, सब कुछ बताऊंगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए, तो प्रॉपर्टी की तो बात कर लिए, किस प्रॉपर्टी का, किस संपत्ति का बंटवारा होगा। अब दस्तावेज की क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए कोर्ट में जब आप मुकदमा करेंगे, तो दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। देखिए, खतियान की कॉपी आपको चाहिए, खतियान की कॉपी चाहिए आपको, खतियान, ठीक है। उसके बाद ये सेल डीड है, अगर जिसे केवाला कहते हैं, सेल डीड हो गया, ठीक है, केवाला वह चाहिए, ठीक है। यह दो चीज मुख्य तौर पे आपको चाहिए, सेल डीड और केवाला, ठीक है। अब सेल डीड जो है यह आपको प्रूफ करना है कोर्ट में, इस बात को हमेशा याद रखिए, कोर्ट में इस बात को प्रूफ कीजिएगा कि जो जमीन खरीदी गई है वह जॉइंट फैमिली के इनकम से खरीदी गई है, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, बिल्कुल आप कहेंगे सर हम सब लोग साथ में, कोर्ट में कहेंगे ऑनरेबल कोर्ट से, माननीय न्यायालय में आप जो प्लेंट फाइल करेंगे, जो जो पिटीशन होता है कोर्ट में फाइल किया जाता है उसे हम प्लेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपको एकदम पता होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, आपके वकील साहब तो मुकदमा लड़ेंगे, आप मुकदमा में आप पक्षकार हैं, ठीक, आप मुकदमा कर रहे हैं, आपको भी तो मुकदमे की जानकारी होनी चाहिए। आपको कहा जाएगा प्लेंटिफ, ठीक है, आपको क्या कहा जाएगा, प्लेंटिफ। मुद्दई मुदाले होता है ना, तो आपको प्लेंटिफ कहा जाएगा, और ये जो पिटीशन फाइल करेंगे उसको प्लेंट कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, अब प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। तो ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ज्वाइंट फैमिली के इनकम से होगा, ये किससे होगा, ज्वाइंट फैमिली के इनकम से होगा। तो खतियान लगेगा, खतियान की अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगाइए, सर्टिफाइड कॉपी आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है सर्टिफाइड कॉपी, मान लीजिए आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप इसकी फोटो कॉपी लगाइएगा। दूसरे जो पक्षकार हैं, जिनको आप पार्टी बनाए, जिनके खिलाफ आपने केस किया है, यानी ये जो परिवार के ही लोग हैं, उन्हीं पे तो केस होगा निश्चित तौर पे। ज्वाइंट फैमिली है, परिवार के अंदर ही मुकदमा होता है पार्टीशन का, बंटवारा के लिए। तो उनके पास अगर कॉपी है तो आप पिटीशन में लिख देंगे कि चूंकि मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसकी मूल दस्तावेज इसका, और इसका मूल दस्तावेज या इसकी सर्टिफाइड कॉपी विपक्षी संख्या 1 के पास या 2 के पास है, आप लिख देंगे खतियान की कॉपी। या सेल डीड की कॉपी भी अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ फोटो कॉपी लगा दीजिएगा और पिटीशन में इस बात को लिख दीजिएगा, ठीक है। दस्तावेज आप कोर्ट को बताएंगे कि मैं यह दस्तावेज लगाया हूँ, तो उस दस्तावेज में इस बात को आप लिख देंगे कि इसकी जो मूल प्रति या इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वह विपक्षी संख्या 1 या 2 के पास है, ये बात आप लिख देंगे। तो कोर्ट उनसे मांग लेगी और इस बात को वेरीफाई करेगी कि हाँ, यह जो प्रॉपर्टी है यह वाकई ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है। कोर्ट इसी बात को जानने के लिए आपसे दस्तावेज की मांग करती है। सिर्फ आपके कह देने से तो नहीं होगा या पिटीशन पे लिख देने से तो नहीं होगा, जो प्लेंट होता है, ठीक है, प्लेंट पे लिख देने से तो नहीं होगा। कोर्ट प्रूफ तो मांगेगी, तो प्रूफ के लिए आपको खतियान और सेल डीड देना होगा। नहीं है तो उसकी कॉपी दे दीजिएगा, फोटो कॉपी दे दीजिएगा, और दूसरी जो पार्टी होगी उससे कोर्ट मांग लेगी, ठीक है। तो यह हो गया आपको। तो दस्तावेज क्या हो गए, यह भी आप जान गए। चलिए, कौन सी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा हम यह भी जान लिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए यह भी हम जान लिए, यही ना। अब आपको अपना हिस्सा बताना है। भाई पार्टीशन आप करने गए, आप अपना हिस्सा बताइए, यानी प्लेंटिफ। आप मुकदमे में क्या कहलाएंगे, प्लेंटिफ। तो यहाँ पर प्लेंटिफ का शेयर का मतलब आपका हिस्सा, आपका हिस्सा कितना है इसको आप बताएंगे। जो संपत्ति है, जो आपकी संपत्ति है उसमें आपका हिस्सा क्या है वह आपको कोर्ट को बताना होगा, आपका कितना हिस्सा बनता है, ठीक है। तभी उसी हिसाब से कोर्ट आपका हिस्सा तय करेगी। जैसे मान लीजिए 5 बीघा जमीन है, कितना है, 5 बीघा, एग्जाम्पल के तौर पर 5 बीघा है, ठीक है। 5 बीघा है और 5 पर्सन्स हैं, 5 लोगों में बंटवारा होना है। उसमें से एक आप हो गए और 4 लोगों के ऊपर आपने केस किया है। ध्यान से देखिएगा, 5 बीघा जमीन है, 5 लोग हैं, ठीक है। आपका कितना हिस्सा होगा, आपका हिस्सा होगा 1/5 होगा, यानी 20% आपका हिस्सा होगा। 5 बीघा में से आपका कितना होगा,
1/5 होगा, यानी 20% जो है आपका हिस्सा होगा, ठीक है, 1/5। और उसके बाद आपको क्या करना है, यह तो पता चल गया कि आप प्लेंटिफ हैं, आपको अपना हिस्सा मांगना है। हिस्सा जुर्म है भाई, आखिर कोर्ट के पास आप आए हैं किस लिए आए हैं, अपना हिस्सा लेने। कितना आपका हिस्सा बनेगा, दावा कीजिएगा ना, कोर्ट में आपको दावा तो करना है कि सर मेरा इतना हिस्सा बनेगा, हम 5 लोग हैं, मेरा जो है 1/5 शेयर बनेगा, कुल इतना 5 बीघा प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसमें से आपको आपका हिस्सा देगी। तो संपत्ति में हिस्सा कितना आपका बनता है वह आपको बताना होगा कोर्ट को। आइए दावा करेंगे तो दावा तो आपको लिखना होगा ना, आवेदन में दावा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद वंशावली, वंशावली जरूर, वंशावली दीजिएगा। तो ये जो वंशावली है ना, ये वंशावली आपको कहीं से, अब लोग कहेंगे कि सर ये वंशावली कहाँ से बनाए, ब्लॉक से बनाए, सीओ से बनाए, मुखिया से बनाए, नगर निगम से बनवाएं, कहीं से नहीं। एक वंशावली आपको खुद से तैयार करके देना है, टाइप करा के। खुद से मतलब टाइपिस्ट होते हैं कोर्ट में, कंप्यूटर वाले या जो टाइपराइटर वाले होते हैं, अब तो सब जगह कंप्यूटर है, वो टाइप करेंगे, आपको बताना है आपके दादा थे या परदादा थे, फिर उसका दादा हुए, उन दादा के इतने बेटे हुए, उनमें से फिर आप उनके बेटे हुए, आप उनके, मतलब आपको प्रूफ करना है कि आप उसी परिवार के, जिस संपत्ति पे आप दावा कर रहे हैं आप उस परिवार के सदस्य हैं, आपका उस संपत्ति पे हिस्सा है। हिस्सा कैसे होगा, जब आप उस वंश के होंगे, उस परिवार के होंगे, उस फैमिली के होंगे। तो इसी को कहा जाता है जियोनोलॉजिकल टेबल, इंग्लिश में क्या कहता है, जियोनोलॉजिकल टेबल कहा जाता है, और हिंदी में इसको वंशावली, ठीक है, जियोनोलॉजिकल टेबल इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। परिवार का पूरा ब्यौरा होता है, एक आदमी ऐसे होंगे परिवार के, फिर उनके ऐसे ऐसे करके उनके बेटे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे करके, फिर इनके अलग होंगे, फिर इनके अलग होंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा बनता है पूरा, ठीक है। तो पिटीशन के साथ जो कोर्ट में आप प्लेंट जो फाइल करेंगे पिटीशन, उसके साथ इसकी कॉपी लगी रहेगी, जिससे कोर्ट को पता चलेगा अच्छा ये लोग हैं। जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके बारे में भी दे दिया जाएगा, डेड, ठीक है, डेड करके दे दिया जाएगा। जिनके औलाद संतान नहीं है उसको नावल्द, ठीक है, ऐसे करके। कोई विडो है तो उसके आगे विडो भी लिख दीजिएगा, ऐसे करके सबका ब्यौरा रहेगा इसमें, ठीक है। तो परिवार के जितने लोग हैं सबका ब्यौरा रहेगा इसमें, कुल कितने उनके बच्चे हैं सबका डिटेल रहेगा, ठीक है। जो भी दावेदार हैं, ठीक है, सबका उसमें रहेगा, जो भी हिस्सेदार हैं। लेकिन हिस्सा आपको सिर्फ अपना मांगना है, यानी 1/5 जो आपका हिस्सा है, 1/5 आपको अपना हिस्सा मांगना है। दूसरों के हिस्से से आपको क्या मतलब है, हो सकता है वो लोग साथ में रहना चाहें, ठीक है, अगर वो साथ में रहना चाहें तो ठीक है, या वो अगर वो अपना बंटवारा करना चाहते हैं कि उनको भी है कि नहीं हमारा भी सबका बंटवारा कर दीजिए, तो सबका बंटवारा हो जाएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको अपने हिस्से की मांग करनी है, ठीक है। तो यह तो बात हो गई। अब अपने हिस्से का दावा करना है। देन आफ्टर आता है कोर्ट फी, जो आप फाइल करते हैं पिटीशन प्लेंट के साथ, आपको कोर्ट फी कितना लगेगा। देखिए ये जो कोर्ट फी की बात है ना, क्या होता है कि जब भी सिविल का मुकदमा होता है, सिविल सूट जब भी आप फाइल करते हैं, सिविल केस जिसे आप क्या कहते हैं, सिविल मैटर्स के जो केस होते हैं आपके, दीवानी मामले, तो उसमें एक कोर्ट फी आपको देना होता है, ठीक है। तो बिहार में क्या है, जो कोर्ट फी है, हालांकि ये जो कोर्ट फी होता है, ये जो ऑफिस होता है, रिश्तेदार ऑफिस होता है, जो क्लर्क होते हैं ऑफिस में, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, पूरा उसमें दिया रहता है उसमें, ठीक है, एक मैनुअल होता है पूरा। तो पार्टीशन के सूट में आपको 250 रुपया फिक्स्ड कोर्ट फी होता है, ठीक है, 250 रुपये आपको फिक्स्ड कोर्ट फी देना है, यानी आपको 250 रुपये का एक टिकट लगाना है। अब कोर्ट फी में समझते हैं पैसा देना, पैसा नहीं देना है, 250 रुपये का एक टिकट आएगा, ठीक है, स्टाम्प के जैसा रहता है इतना बड़ा सा, ठीक है। अब तो बड़ा बड़ा कंप्यूटराइज वाला आ गया है, तो 250 रुपये का कोर्ट फी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी डाक वगैरह जो रजिस्टर्ड पोस्ट होगा उसके लिए भी पैसा वो होता है जमा, ठीक है, तो वो सब टिकट लगा के किया जाता है। पैसा मतलब नगद नहीं होता है, ये बात रखिए, उसमें टिकट लगाया जाता है, उतने का टिकट लगता है, ठीक है। तो ये हो गया 250 रुपया कोर्ट फी हो गया आपको, यह आपको जमा कर देना है, ठीक है। उसी के साथ टिकट लगा के एक पेज पे लगा दीजिएगा और आप लिख दीजिएगा वहाँ पे कि फिक्स्ड कोर्ट फी इज बीइंग फाइल्ड बाय प्लेंटिफ, ठीक है, यानी कि जो फिक्स्ड कोर्ट फी है वह मुद्दई के द्वारा यानी प्लेंटिफ के द्वारा मुकदमे में फाइल किया जा रहा है। और यहाँ देखिए उनके एडवोकेट का साइन हो जाएगा, आपके वकील साहब का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट फी 250 रुपया कोर्ट फी लगता है। एक एक बात बता रहा हूँ मैं,
आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए सिविल के मामले में एक छोटी सी गलती से आपका पूरा केस रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, खारिज कर दिया जाएगा। कहेगा वकील साहब दिए ही नहीं है, फिर डिफेक्ट लग जाएगा, वापस जाइए, फिर उसको डिफेक्ट को हटवाइए, समय क्यों बर्बाद करना। इसलिए आप लोग कहते हैं ना कोर्ट में वक्त लगता है, कोर्ट में वक्त आपकी कभी कभी गलती से भी होता है, आपका केस खारिज हो जाएगा, उस पर अब विपक्षी पार्टी ऑब्जेक्शन उस पर उठा लेगी। तो कोर्ट फी आपको मैंने बता दिया कि कोर्ट फी क्या लगेगा, किस संपत्ति का बंटवारा होगा यह बता दिया मैंने, ठीक है, किस संपत्ति पे आप दावा कर सकते हैं यह बता दिया मैंने, ठीक है, कितना कोर्ट फी लगेगा यह बता दिया मैंने, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है यह बता दिया मैंने आपको, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे यह मैंने आपको बता दिया कि दस्तावेज कौन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद किस कोर्ट में आप मुकदमा फाइल करेंगे, ठीक है। अब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए इंदौर में आपकी प्रॉपर्टी है, इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में भी है, उज्जैन में भी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, उसके बाद भोपाल में भी है, इन सब जगह आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी है। तो किस कोर्ट में आप केस फाइल कीजिएगा, इंदौर के कोर्ट में केस फाइल कीजिएगा, उज्जैन के कोर्ट में फाइल कीजिएगा या भोपाल के, तो इनमें से किसी भी एक कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, भले आपकी ज़मीन उज्जैन में हो या भोपाल में हो। यहाँ भी जो ज़मीन है और यहाँ भी जो ज़मीन है, इन सभी का बंटवारा के लिए आप इंदौर में भी फाइल कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये होगी कि इंदौर में भी आपकी ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कोर्ट में और हर बार तो करेंगे नहीं। अच्छा, एक गलती करते हैं आप लोग, कुछ ज़मीन का बंटवारा अभी फिर कुछ ज़मीन का बाद में, ऐसे नहीं करना है, सबका एक साथ कीजिए, नहीं तो फिर बाद में भविष्य में विवाद हो जाता है। एक बार में जो भी है पूरी संपत्ति का एक बार में बंटवारा कर लिए। तो इंदौर में कुछ प्रॉपर्टी आपकी इंदौर में है, कुछ उज्जैन में, कुछ भोपाल में है, तो इंदौर में प्रॉपर्टी है ही, तो इन सब प्रॉपर्टी का भी मुकदमा आप इंदौर में कर लीजिए। बात समझ में आ गई? किसी एक जगह आप कर लीजिए, ये नहीं कि अब इंदौर में अलग करना है, उज्जैन की प्रॉपर्टी के लिए अलग करना है, भोपाल के लिए अलग करना है, नहीं, एक जगह आप कर लीजिए। तो ये हो गया जुरिस्डिक्शन। किसका जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन का मतलब न्यायालय का क्षेत्राधिकार। किस कोर्ट में मुकदमा होगा, कहाँ मुकदमा होगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, किसी भी एक जगह पे कर लीजिए। मन है तो इंदौर में कर लीजिए, भले आपकी संपत्ति उज्जैन में या भोपाल में है, कोई दिक्कत नहीं है। उज्जैन वाली भी प्रॉपर्टी का और भोपाल वाली प्रॉपर्टी का भी मुकदमा आप इंदौर में कर लीजिए, लेकिन इंदौर में भी आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये एक कंडीशन है, इंदौर में भी आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, अब यह सब कुछ हो गया। उसके बाद जो होता है, कोर्ट दस्तावेज देखती है, गवाही होती है, फिर फाइनल जो है उस पर बहस होता है। उसके बाद कोर्ट क्या करती है? प्रिलिमिनरी डिक्री पास करती है। देखिए, अक्सर बोलचाल में इस डिक्री को आप लोग डिग्री बोल देते हैं, डिग्री नहीं होता, ये डिक्री होता है, डिक्री, DECREE, डिक्री, ठीक है। इसको ऐसे हिंदी में लिखिए, डिक्री, डिक्री, ठीक है। तो डिग्री, तो प्रिलिमिनरी डिग्री एक कोर्ट जो है फैसला सुनाती है, ठीक है। यह क्या होता है कि फाइनल डिग्री से पहले, मतलब फाइनल जो फैसला जजमेंट कोर्ट का होता है, उससे पहले जो कोर्ट एक आदेश पारित करती है, उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होता है कि जैसे आपका कितना हिस्सा बनेगा, पहले कोर्ट यह डिसाइड कर लेती है। आपने तो कह दिया 1/5, लेकिन कोर्ट देखेगी ना, और कोई और तो पक्षकार नहीं है, कोई और व्यक्ति तो नहीं है जिसका इस संपत्ति पर दावा है, तो कोर्ट सबका पक्ष सुनती है। आपका जितना दावा है कोर्ट देखती, कोर्ट को लगता है कि नहीं आपकी बात सही है, 1/5 आपका हिस्सा बनेगा, तो कोर्ट आपका डिसाइड कर दी कि प्रिलिमिनरी डिग्री में आपका डिसाइड हो गया कि कितना हिस्सा बनेगा। यह डिसाइड करता है प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री के बाद क्या होगा? कोर्ट फाइनल डिग्री देगी। यह तो हो गया। उसके बाद फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री में क्या होगा? उसके बाद कोर्ट करेगी फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री में कोर्ट सभी का शेयर अलॉट करेगी, यानी आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा। यहाँ तो डिसाइड होगा कितना हिस्सा बनेगा। अब यहाँ पे आपको आपका हिस्सा दे दिया जाएगा कि भाई ये संपत्ति, क्योंकि भाई प्रॉपर्टी होती है ना, पूरे प्रॉपर्टी का शेड्यूल आपको बना के देना है। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है, खाता केसरा, कितना प्लॉट नंबर है, कौन सी चौहद्दी है, सारा डिटेल रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी है, इसमें से आपका हिस्सा कितना कहाँ से बनेगा। जैसे मान लीजिए हो गया सबका, तो आधा आधा नहीं, आपने अब कहोगे सर इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया, तो ज़मीन क्या होगी?
ज़मीन की चौड़ाई कम हो जाएगी, कहीं रास्ते का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर इतना जो ज़मीन है, इतना जो ज़मीन है, ठीक है, तो इसमें से क्या करें, सबको आधा आधा नहीं करके मान लीजिए मुझे यह दो दे दीजिए हिस्सा, बाकी अपना ये लोग रखिए आपस में, मेरा इतना हिस्सा बनता है तो इतना कैलकुलेट करके मुझे इधर हिस्सा दे दीजिए। अब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी का आप आधा करेंगे तो ज़मीन का जो है वैल्यूएशन भी एक तो गड़बड़ होगा, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है आपने आधा कर दिया ना, पतली ज़मीन हो गई, चौड़ाई थी ज़मीन की, अच्छा था ज़मीन, उस पर खेती हो सकती थी, भविष्य में वहाँ पर कोई मकान भी बनाया जा सकता था, कोई भी काम आप कर सकते थे, ज़मीन है तो इससे क्या होगा, ज़मीन की जो चौड़ाई है वो थोड़ा उस पर फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या रहेगा, ज़मीन ऐसे निकालने पे क्या रहेगा कि सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कोर्ट देख लेती है, सारे पक्ष का बात सुनती है, उसके बाद कोर्ट जो है फाइनल फैसला सुनाती है। तो दोस्तों यह तरीका कुछ हो गया जो मैंने आपको बताया। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ज़मीन का बंटवारा करने न्यायालय में जाते हैं। आपका कोई अन्य सवाल भी हो तो आप मुझसे निश्चित तौर पर पूछेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी डाउट होता है आज के इस वीडियो लेक्चर को लेके तो उससे भी संबंधित आप मुझसे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।